हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपके होते हैं उसको कहते हैं हम लोग आर्टिकल्स। और पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू इनैक्ट मीन्स एक्ट। पार्लियामेंट से हम लोग क्या करते हैं, एक्ट को पास करते हैं। लाइक इन डेमोक्रेसी the people's representative they assemble at one place, that is in parliament, and they pass the act। जिनकी मेजॉरिटी होगी, अलग अलग नियम होंगे जिनके आधार पर एक्ट पास किए जाते होंगे। जैसे इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स, फेडरेशन भी यहाँ पर है, स्टेट में है। कुछ एक्ट को पास करने के लिए बहुत सारे स्टेट्स के द्वारा रेटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो ये एक्ट पास हो गया। एक्ट पास होने से पहले जो हम लोग प्रोसेस होता है वो हम लोग पहले बिल्स लाते हैं पार्लियामेंट में। व्हेन बिल्स गेट्स पास्ड इट मे कन्वर्ट इनटू एक्ट। जो एक्ट है, जब ये जो आपका पोजीशन है, ये जूरिस्प्रूडेंस या जजमेंट या कोर्ट के हिसाब से इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ द लैंड। तो ये लेजिस्लेशन प्रोसेस है। दिस इज द लेजिस्लेशन प्रोसेस बाय विच act is being passed in parliament and law is there, law of the land। और ये बिल जो है एक्ट के पहले का प्रोसेस है। जब तक पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और हम कोई चीज़ को पारित कर देते हैं तो इसको कहते हैं, जो गवर्नमेंट है जो कि मेजॉरिटी में है, तो इसको कहते हैं ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस कैन बिकम एन एक्ट विद इन 6 months ऑफ द टाइम। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले। एक्ट जब जाता है डिपार्टमेंट में तो इसको कहते हैं रूल्स। ये रूल्स जो है डिपार्टमेंट में, या कहते हैं इसको रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस आर द कोडिफाइड डॉक्यूमेंट। और ये कुछ कभी कभी जो कुछ प्रोसेस चलता है वो प्रेसिडेंस के आधार पर चलता है कि चलता आ रहा है तो आगे भी चलेगा। ये तो आपको क्लियर हो गया है। अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन पे बात कर रहे हैं, दैट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये जो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये आपको हिस्ट्री की किताब में मिलेगा। हमारी जो हिस्ट्री की बुक है वहाँ भी एक चैप्टर मिल सकता है, लेकिन हम उस चैप्टर के नोट्स में लिख दिए हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आप पॉलिटी में जाएँ। पॉलिटी में आपको ये चैप्टर ज़्यादा अच्छे से मिल जाएगा। तो नो नीड ऑफ डुप्लीकेशन। अभी जो जैसे जो मैं बात करता हूँ कि मान लिया कि कुछ बच्चे लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, तो इट इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ लक्ष्मीकांत। और कुछ बच्चे हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया में राजीव अहीर को पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम, तो वहाँ पर शायद 23rd 24th चैप्टर वहाँ का भी होगा। तो ये डुप्लीकेशन ऑफ वर्क की तो ज़रूरत है नहीं, आप कहीं भी पढ़ लीजिए वही चीज़ मिलेगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्ट्री में आपने देखा ही है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और फिर भी हम लोग एक बार इसको ओवरव्यू कर लेते हैं कि अराइवल इन इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुआ 1600। जब शुरू हुआ रात के 31 दिसंबर की रात 12 बजे ये कंपनी इस्टेब्लिश हो गई 1600, ठीक। और एक कंपनी 1600 से जो काम करना शुरू किया तो इंडिया के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया अप टू 1857, जब तक कि सिपाही म्यूटिनी नहीं हो गया। 1857 सिपाही म्यूटिनी जो है वो चाहे जिस किसी कारण से हुआ, समटाइम्स इन हिस्ट्री हम अब क्लेम करते हैं कि इट इज़ द फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस, पहला स्वाधीनता संग्राम का आंदोलन मानते हैं। तो 1600 से लेकर 1857, मतलब 257 साल का जो पीरियड है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हिस्ट्री के साथ जुड़ गया है। ये शेप किया है मॉडर्न इंडिया को ज़्यादा, करेक्ट। ऐसे मॉडर्न इंडिया की शुरुआत तो औरंगजेब के डेथ के बाद ही हो जाता है, 1707 से हम लोग बात करने लगते हैं उसके डेथ के इन एंड अराउंड से। लेकिन हमें उसका 1707 to 1600 ये पीरियड जो है 1600 to 1707, ये जो 100 साल 107 साल 108 साल का जो पीरियड है, इस पीरियड के अंतर्गत जो है डिफरेंट ट्रेड वार्स बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे कंपनी इंडिया में आ गए हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी,
या अन्य कंपनी भी आती है, वो सभी यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं। जरा पॉज कर दीजिए, पॉज कर दीजिए। तो ट्रेड वार्स इन इंडिया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज। ट्रेड वार किनके बीच में है? डिफरेंट यूरोपियन ट्रेडर्स, पुर्तगीज हैं, डच हैं, ये सब आके यहाँ ट्रेडिंग करके जा रहे हैं। और अब कौन आ गया? एक ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गई। कहा जाता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतने सारे जहाज 100 साल में ला दिए जितना कि ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं ला पाया था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यह इस्टेब्लिश हो गया इंडिया में एट द टाइम ऑफ 1757, जब इसने दीवानी राइट्स ले लिया बंगाल में, बैटल ऑफ पलासी, सिराजुद्दौला, हिस्ट्री में आप पढ़े। इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे कि 1707 टू 1757 ये 50 साल के पीरियड में ट्रेडिंग तो किया इन्होंने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को भी अच्छा खासा फाइट दे दिया, कंपटीशन में आ गए। लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी ज़्यादा पैसे कमा रही थी, करीब करीब काफ़ी दिनों तक कमाती रही। बाद में उन्होंने स्पाइस के लिए चले गए इंडोनेशिया वगैरह में ट्रेडिंग करने। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने सीखा किससे? सीखा इन्होंने फ्रेंच से, कि किस तरीके से हम यहाँ के प्रिंसली स्टेट में रेजिडेंट को डाल देंगे। किसको डाल देंगे? रेजिडेंट को डाल देंगे। और रेजिडेंट को डाल के हम इस प्रिंसली स्टेट को कंट्रोल में कर लेंगे, और यहाँ पर हम धीरे धीरे नवाब के पावर को कम कर देंगे, यहाँ के किंग के पावर को कम कर देंगे, यहाँ के प्रिंस के पावर को कम कर देंगे, और हम धीरे धीरे यहाँ लैंड पर डोमिनेट कर लेंगे। तो यही बेसिकली है, दैट इज द राइज ऑफ ट्रेड वार से। अब राइज क्या होता शुरू हो जाता है? कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियलिज्म ये शुरू हो जाता है। अब आइए हम लोग किताब पढ़ना शुरू करते हैं। कंसेप्ट तो समझ में आ गया, किताब पढ़ते हैं। क्या बात कर रहा है? अराइवल ऑफ द ब्रिटिश। अराइवल ऑफ द ब्रिटिश जो है यहाँ पर जो वर्ड है कि द ब्रिटिश अराइव्ड इन इंडिया इन 1600 एज ट्रेडर्स अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस चार्ट को थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करते हैं। ये चार्ट जो है, इस चार्ट को हम बढ़ाते हैं। इस चार्ट को चलिए देखिए। 1600 ब्रिटिश अराइव्ड इन इंडिया इन 1600 ट्रेडर्स अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और किसके अंतर्गत एक कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ? यहाँ पर बात कर रहे हैं चार्टर। क्वीन इज देयर, ओके। चार्टर, ये क्वीन एलिजाबेथ है, और इन्होंने बताया कि दिस कंपनी इज हैविंग द एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स इन इंडिया टू ट्रेड। एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट वर्ड इज देयर, ओके। देन वी कम द कंपनी एक्वायर्ड दीवानी राइट्स। कब दीवानी राइट एक्वायर करता है? 1765 में। बैटल ऑफ पलासी कब हुआ? 1757। जस्ट मेक ए स्मॉल पॉज, और आप थोड़ा सा 1757 के बैटल ऑफ पलासी पर एक छोटा सा एक पेज का नोट्स लिखने की मुजबानी कोशिश कीजिए, ठीक है। फिर आपको आएगा बैटल ऑफ बक्सर 1761, थोड़ा उसको भी देख लीजिए। हु आर द पर्सन्स, कौन किसके साथ कौन लड़ाई लड़ रहे थे। बैटल ऑफ बक्सर का, पटना का क्या रोल है, मुंगेर में क्या हुआ, ये थोड़ा सा इसमें देखना होगा। और 1765 में क्या होता है? कंपनी ने बैटल ऑफ बक्सर के बाद दीवानी राइट्स ले लिया, मतलब कि लैंड टैक्स कलेक्शन करने का पावर ले लिया, मतलब रेवेन्यू अपने हाथ में ले लिया। रेवेन्यू हाथ में लेने के कारण ही हम लोग क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। कलेक्टर माने जो रेवेन्यू कलेक्ट करता हो, समाहर्ता जो रेवेन्यू को कलेक्ट करता, आहरण करता हो, है ना। तो ये रेवेन्यू और सिविल जस्टिस। सिविल जस्टिस मतलब अगर मान लिया आपने टैक्स नहीं दिया तो आपके ऊपर मुकदमे चलाए जा सकते हैं। स्वाभाविक है कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट होगा। और तो ये फेज के बाद आपका आता है 1857, जब सिपाही म्यूटिनी। थोड़ा सा लिखना है आपको सिपाही म्यूटिनी के ऊपर में एक पेज। देन यू कम टू 1858, जबकि ब्रिटिश क्राउन ने पावर एज्यूम किया। और उसके बाद एक फेज आता है 1947। इस 1947 में अब ब्रिटिशर्स चले जाते हैं, इंडिया दो पार्ट में हो जाता है, इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान भी दो लैंड मास, एक जो है वेस्ट पाकिस्तान, एक ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान को अभी हम लोग किस नाम से जानते हैं? ईस्ट पाकिस्तान को अभी हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। और उसके बाद 1950 में जब 26 जनवरी को 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा हो गया, रिपब्लिक डे शुरू हो गया।
तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम लोग इसको, इस चार्ट को आप समझ गए, यही कॉन्टेक्स्ट है। इसको आप धीरे धीरे आप पढ़िए। दैट इज द फर्स्ट वर्ड इज द कंपनी रूल 1773। कंपनी रूल 1773 क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला, 1765 में दीवानी ले लिया इन्होंने। तो द एक्ट हेल्ड ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस। 1773 को क्या कहते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट। हमने क्या बोला? कंपनी या डिपार्टमेंट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंपनी के अफेयर को रेगुलेट करना है, रेगुलेटिंग एक्ट। व्हाट इज द मेन वर्ड? रेगुलेटिंग। वाई रेगुलेटिंग एक्ट? इंटरव्यू में पूछ सकता है कि अच्छा क्यों कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट? तो आपका जवाब क्या होगा कि बिकॉज द कंपनी वाज देयर, ईस्ट इंडिया कंपनी, सो टू रेगुलेट द अफेयर ऑफ द कंपनी, रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था। दैट विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट। पीटी में क्वेश्चन पूछेगा तो वाई रेगुलेटिंग? बिकॉज टू रेगुलेट द कंपनी अफेयर। तो रेगुलेटिंग एक्ट में उन्होंने क्या बात किया, ये जरा देख लीजिए इसको, कि इन्होंने कहा कि द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, उसका जो गवर्नर ऑफ बंगाल का टाइटल हो गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और उसके पास में क्या होगा? 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो गए। हाउ मेनी मेंबर्स? 4 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और मतलब कि 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर हो गए रेगुलेटिंग में, एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया। अब क्वाइट नेचुरल, जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहेंगे तो उस समय ट्रेडिंग के 3 सेंटर थे। एक सेंटर था मद्रास, अभी जिसका नाम चेन्नई है। एक सेंटर था बॉम्बे, जिसका नाम अभी मुंबई है। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा मद्रास के बारे में, वहाँ पर मछलीपत्तनम, मद्रास, इसके बारे में आप पढ़ें। और अब बॉम्बे जो है किस तरीके से वो जो है कि ब्रिटिश प्रिंस को मिला दहेज में, इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। बिकॉज इट वाज ए स्मॉल हेलमेट टाउन, इट वाज ट्रांसफर्ड एंड डोरी टू द ब्रिटिश प्रिंस। तो ये दोनों जो हैं मद्रास के और बॉम्बे का, ये किसके अंदर में आ जाता है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और कौन है ये? वारन हेस्टिंग्स। मद्रास द गवर्नर बॉम्बे एंड मद्रास, they were subordinate to गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये पॉइंट क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट कब होता है? 1774 में। 1774 में सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट होता है। और उस समय क्या होते हैं कि 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेज, ये जो है आपके आ जाते हैं, कि 3 और जजेज हैं। तो क्या आपका क्वेश्चन क्या होगा? अगर आपसे क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रोनोलॉजी में बताइए, 1761 बैटल ऑफ बक्सर, 1765 दीवानी, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1774 सुप्रीम कोर्ट, ये तो क्वेश्चन बन ही सकता है। विच वन इज करेक्टली मैच्ड? पीटी में एक ही तैयारी है माय डियर स्टूडेंट्स, उसी तैयारी से पीटी निकलता है, उसी तैयारी से मेंस निकलता है, उसी तैयारी से इंटरव्यू निकलता है। और प्रॉब्लम क्या था? इससे पहले ट्रेडर्स थे। दे वेर व्हाट? दे वेर द ट्रेडर्स। जब ट्रेडर थे तो जो ट्रेड करने आए थे, जो कुछ मुलाजिम थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिम थे, वो अपना भी ट्रेडिंग करते थे। वो क्या करते थे? अपना सामान खरीद लेते थे, मुंगेर से, कटिहार से, पटसन खरीद लेते थे, साड़ी खरीद लेते। मेन ट्रेडिंग किस चीज़ का करते थे? कैलिको, मतलब कि कॉटन। कॉटन का डिमांड बहुत था इंग्लैंड में। कॉटन का तो इतना डिमांड था कि वहाँ की हर लेडी एंड द गर्ल्स दे वांटेड कि कॉटन का ड्रेस उनको कोई गिफ्ट करे या खरीदे, क्योंकि उसको कहते थे चिंज, जो हम लोग बंगाल में कहते हैं छीट का कपड़ा, उसको नाम था चिंज। तो चिंज का जो ड्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में था। और चिंज के ड्रेस के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती थी? एक तो कॉटन और दूसरा इंडिगो, क्योंकि कॉटन को आपको थोड़ा कलर को अच्छा करना, वाइट करना है, तो इंडिगो के अंदर में डालते थे। बाद में इंडिगो का थोड़ा डिमांड कम हुआ बाद में, लेकिन शुरू में ये लोग किस चीज़ की बात करते थे? कॉटन कल्टीवेशन एंड इंडिगो कल्टीवेशन। इसीलिए आपको नीलहा सत्याग्रह सुनने में आता है कि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिगो, बहुत सारे थे ब्रिटेन के लोग जो इंडिया में आके लैंड लेते थे और उस पर इंडिगो भी उगाते थे। बहुत सारे इंडियन जमींदार थे जो इंडिगो उगाते थे। 3 कठिया सिस्टम जो चंपारण का है। तो ये जो आपका है कि ये लोग जो ट्रेड करते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट होते थे,
वो कंपनी सर्वेंट होते थे, उनको बंद कर दिया कि भाई आप अब ट्रेड नहीं कर सकते हैं, या आप जो है नेटिव से ब्राइब नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उस समय इससे पहले क्या सिस्टम था कि उनको कंपटीशन था डच ईस्ट इंडिया कंपनी से, पुर्तगीज लोगों से, इसीलिए वो लोग ब्राइब देते रहते थे, लेते रहते थे, आपस में रिलेशन बनाते ताकि उनका ट्रेडिंग ज़्यादा अच्छा चले। अब तो चूंकि मोनोपोली हो गई, लैंड के ऊपर में राइट हो गया, तो अब बोला कि नो ब्राइब, आप नहीं ले सकते हैं। और कंपनी के गवर्निंग बॉडी को बोला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बोला कि आप रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री अफेयर्स जो भी है उसको आप देख सकते हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट को बता सकते हैं। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, दैट इज नोन एज द रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आपने देख लिया। थोड़ा सा अमेंडमेंट लाने की जरूरत पड़ गई, इसमें अमेंडमेंट लाने की जरूरत पड़ी, और वो जो है अमेंडमेंट रेगुलेटिंग एक्ट में जो लाया गया दैट इज नोन एज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट। रेगुलेटिंग एक्ट पहला है, दूसरा क्या हुआ, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट जो है इनेक्टेड टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट, क्या जो डिफेक्ट थे रेगुलेटिंग एक्ट में उसको रेक्टिफाई किया। और उसने बोला एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल एज काउंसिल, काउंसिल में कितने मेंबर थे, 4, उसको बोला एंड कंपनी सर्वेंट्स फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन फॉर देयर ऑफिशियल एक्ट्स। प्रॉब्लम यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट बोला हम सुप्रीम, बिकॉज आई एम द सुप्रीम कोर्ट। ब्रिटेन में तो रहा ही होगा सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम होता ही है, लेकिन बोला कि नहीं, चूंकि इट इज अ कॉलोनी, एक कंपनी का अफेयर है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का पावर नहीं है छोटे मोटे मालगुजारी और रेंट वगैरह वसूल करने में। कोई भी चीज़ सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, डिले हो जाएगा। तो पावर किसको दे दो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, मतलब जो कलेक्ट करता है, अर्थात मतलब कंपनी को। तो जुरिस्डिक्शन का एग्जेम्पशन कर दिया, रेवेन्यू मैटर को एक्सक्लूड कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को रहा कि कोई भी पर्सनल लॉ अगर है तो पर्सनल लॉ किस तरह के होंगे, यहाँ पर डिफरेंट तरह के सिटीजन्स है, कुछ हिंदू हैं तो हिंदू पर्सनल लॉ लगेगा, कुछ मुस्लिम है तो मोहम्मदन पर्सनल लगेगा। तो हिंदू के लिए किसकी जरूरत होगी, पंडितों की बहाली होगी, वही नहीं समझेगा कि हिंदू का क्या पर्सनल लॉ है। तो कंपनी ने किसको अपॉइंट किया, कुछ पंडितों को, और कंपनी ने किसको अपॉइंट किया, कुछ मौलवी को, ताकि काजी को, ताकि पता लगे मुस्लिम के लिए पर्सनल लॉ क्या है, हिंदू के लिए पर्सनल लॉ क्या है। तो ये चीज़ों के लिए उन्होंने अपॉइंट किया, सिविल राइट्स के लिए। और डायरेक्टेड द अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट, जो प्रोविंशियल कोर्ट अगर मान लिया बंगाल सूबा हुआ, बिहार सूबा हुआ, यहाँ से अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो किसके पास जाएगा, गवर्नर जनरल के पास जाएगा, जिनका काउंसिल है जिसमें 4 और मेंबर है, उनके पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। कोई अपील अगर होगा लैंड से रिलेटेड। और प्रोविंशियल रेगुलेशंस के लिए बात करें, एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशंस फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ द काउंसिल्स। तो प्रोविंशियल कोर्ट के ऊपर किसका पावर है। तो इसका मतलब ये आपको समझ में आ गया कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट का मेन मकसद क्या है। अगर आपसे पूछे इंटरव्यू में या पीटी में कि मेन मकसद क्या है एक्ट ऑफ सेटलमेंट का, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट का मेन मकसद है टू स्ट्रेंथेन द कंपनी रूल इन द बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल एरिया में। सेकेंड क्या है भाई, कंपनी विल बी सुप्रीम इन कंपेरिजन टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये 2 स्टेटमेंट सही दिख रहे हैं आपको। ऐसे ही यूपीएससी का क्वेश्चन बनता है। वंस यू नो द आर्ट ऑफ क्वेश्चन मेकिंग तो आपका काम आसान हो जाता है। 1781 के बाद अब देखा जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट के लिए इसमें है कि डिस्टिंग्विश द कंपनी कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस। कंपनी के 2 फंक्शन हो गए, एक तो कमर्शियल, माल को खरीदना है, और दूसरा क्या हो गया, पॉलिटिकल, क्योंकि लैंड के ऊपर में शासन करना है। अब कंपनी सिर्फ ट्रेडिंग नहीं रह गया है, कंपनी सिर्फ ट्रेडिंग नहीं है, कंपनी अब लैंड पर भी अपना पावर इस्तेमाल करना चाहती है। तो मतलब 2 तरह के गवर्नमेंट हो जाएंगे, डबल गवर्नमेंट। डबल गवर्नमेंट होंगे मतलब कंपनी में 2 डिपार्टमेंट हो जाएगा, एक ट्रेडिंग का डिपार्टमेंट हो जाएगा और एक आपका लैंड का डिपार्टमेंट होगा। तो इसको कहते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो मैनेज करता है ट्रेडिंग, कमर्शियल अफेयर, और एक हो जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो मैनेज करेगा पॉलिटिकल अफेयर। तो 2 तरह के होंगे। कब शुरू हुआ है, 1784 में। अभी 100 साल पहले, कांग्रेस के इस्टेब्लिशमेंट के 100 साल पहले की कहानी चल रही है, 1784। ओके।
और बोर्ड का पावर जो है टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस, बिकॉज बोर्ड है तो मिलिट्री ऑपरेशंस होगा, सिविल ऑपरेशंस होगा, वो करेगा। तो फर्स्ट टाइम द कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया वेर नोन एज द ब्रिटिश पोजेशंस। इसको क्या कहा जाने लगा? ब्रिटिश पोजेशंस। माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल गिव यू दिस बुक टू यू। आपको एक बुक दूंगा ताकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप बुक से पढ़ेंगे, और बुक से पढ़ के आप अपना पेन कॉपी लेके पढ़िएगा और आप खुद से क्वेश्चन बनाइएगा, विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट, विच वन इज नॉट करेक्ट, विच वन इज पहले आया, कौन बाद में आया। तो पिट्स इंडिया एक्ट की बात हम लोग कर लिए। आप इसका जो बनाया गया है पिक्टोग्राफिक, आई ट्राई टू मेक ईच एंड एवरी पेज पिक्टोग्राफिक, ताकि आपका पिक्टोग्राफिक रहेगा तो इमेज में पिक्चर बन जाएगा। 84 के तुरंत बाद लगा 1786 में कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को लाया गया। ही वॉज वेरी डायनेमिक पर्सन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, और उनको बोला गया कि इनेक्टेड व्हेन लॉर्ड कॉर्नवालिस अपॉइंटेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टर्म्स कंडीशन रखा, आई विल कम, I am very learned person. I know how to regulate the affairs of the company, how I can strengthen my position in India. तो Her Majesty please grant me certain powers. और बोला कि हमको काउंसिल में जो 4 मेंबर है उसके ऊपर से ओवरराइड करने का पावर दो, ताकि 4 की बात हम नहीं सुनेंगे, मैं जो बोलूँ वही 4 को सुनना पड़ेगा। तो एब्सोल्यूट पावर दो, और मुझे जो है कि जितना मिलिट्री ऑपरेशन होता है सबका हेड मैं रहूँगा। सुप्रीम कोर्ट से तो निजात दे ही दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अब कॉर्नवालिस बोलता मुझे दे दी, इसलिए कॉर्नवालिस ने यहाँ आते ही विथ फुल पावर, विथ फुल अथॉरिटी, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई समटाइम्स वी नीड डिक्टेटर, क्योंकि हमको एक डिक्टेटर या एक ऑथोरिटेरियन आदमी चाहिए होता है जब उसको बहुत बड़ा चेंज लाना पड़ता है, तो दैट इज रिक्वायर्ड। जैसे पार्टी डिसिप्लिन के लिए कोई आदमी डिक्टेटर की तरह बात करता है, दैट इज रिक्वायर्ड। तो कॉर्नवालिस आते ही क्या करता है? पुलिस फोर्स इस्टेब्लिश करता है। अगर कहे कि हिंदुस्तान में पुलिस फोर्स का फादर कौन है, कौन जनक है जिसने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को लाया, तो कॉर्नवालिस। थाना का कॉन्सेप्ट किसने लाया? कॉर्नवालिस। लैंड सेटलमेंट किसने लाया? कॉर्नवालिस। तो सर्किल ऑफिसर ब्लॉक में वो कंट्रोल करेगा, किसने लाया? तो उसने। तहसीलदार जिसको कहते हैं यूपी वगैरह में, वो कौन लाया? तो ये तो पुलिस एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का मेन आदमी जो वही है, उसी ने सिविल सर्विसेज के कॉन्सेप्ट को लाने की बात किया है। तो फादर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, हाउ टू रन द ब्यूरोक्रेसी, वो लाने वाला कॉर्नवालिस है। हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि नहीं ब्रिटिशर्स ऐसे वैसे, हम उसकी गुलामी डेल रहे, नहीं। वी हैव टू एनालाइज इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव। अगर हम एनालाइज नहीं करेंगे प्रॉपर पर्सपेक्टिव में, तो हम एक मतलब कि जानकार व्यक्ति नहीं माने जा सकते हैं। वी मस्ट नो आवर हिस्ट्री, आवर पास्ट। कॉर्नवालिस आए। कॉर्नवालिस आने के बाद अब देखिए चार्टर एक्ट 1793 में आ गया कि लोग बोलने लगे कि भाई कॉर्नवालिस के लिए रूल बदल गया, क्या आने वाले गवर्नर जनरल के लिए नहीं बदलेगा? तो बोला कि बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला कि जो कॉर्नवालिस को पावर दिया गया है ये फ्यूचर में हमेशा चालू रहेगा, और गिव द गवर्नर जनरल मोर कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी। अभी भी गवर्नर जनरल को किसको पावर ज़्यादा मिल गया कि बॉम्बे और मद्रास के आप ऊपर में हैं। ट्रेड मोनोपोली की बात हो गई कि 20 साल तक अभी तक वहाँ हल्ला हो रहा है ब्रिटेन में कि भाई वाई ओनली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिनको उनका कंपनी का शेयर मिल गया वही क्यों प्रॉफिट करेंगे, वाई नॉट द अदर पीपल। तो बोला कि नथिंग डूइंग, कॉर्नवालिस इज देयर, 20 साल तक मोनोपोली कंपनी का ही रहेगा। लेकिन 20 साल के बाद 1813 आएगा, देखिएगा कंपनी की मोनोपोली कम हो गई। करेक्ट। कमांडर इन चीफ स्टेटस तो मिल ही गया। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है 1700 मतलब 1800 के पहले, 1800 भी आया नहीं है, इसके पहले क्या होता है? कॉलोनियलिज्म का सही में जन्म हो चुका रहता है। क्या बोलता है कि नहीं, कॉलोनियलिज्म का टेंडेंसी क्या है? व्हाट इज द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉलोनियलिज्म? कॉलोनी का मतलब होता है कि व्हेन ब्रिटिश कॉलोनी इज देयर, तो पहला चीज ब्रिटिशर से बोलेगा कि वी आर सुपीरियर, हम आपसे सुपीरियर है। हाउ वी आर सुपीरियर? इफ यू आस्क द कॉलोनिस्ट कि कॉलोनी के मालिक को ब्रिटिशर से पूछता कैसे सुपीरियर, बोला कि बिकॉज वी आर गुड लुकिंग, हम लोग वाइट कम्प्लेक्शन है, यू आर ब्लैक कम्प्लेक्शन, यू आर ब्राउन कम्प्लेक्शन। तो बोला कि अच्छा यस, इसकी ब्यूटी का पैरामीटर क्या बदल गया कि गोरा होना ब्यूटीफुल है। करेक्ट। दूसरा बात क्या बोला? वी आर वेल ड्रेस्ड, यू आर, आप तो धोती पहनते हो, आप तो कुर्ता पहनते हो, आप तो लुंगी पहनते हो, देखो हम लोग का ड्रेस, हाउ स्मार्ट डू वी लुक, मीन हमारा ड्रेस अच्छा है।
थर्ड थिंग क्या है, आपको खाने की तमीज़ नहीं है, आप कैसे खाते हो, देखो हम लोग खाते हैं, अब स्टाइल है इसमें। तो ठीक है, तो कल्चरल सुपीरियरिटी बताएंगे पहले, उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ योर रिलीजन इज देयर, मंदिर में क्या घंटी उंटी बजाते हो, यू जस्ट सी बेल्स बजते हमारे चर्च में, तो रिलीजियस सुपीरियरिटी की बात करेगा। और क्या बोलेगा, यू आर इन्फीरियर एंड आई एम सुपीरियर, ये कंसेप्ट अंदर में डाल देगा। अभी एक यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, ऐसे पूछा गया था, 1200 वर्ड में लिख लिया, वी आर स्टिल हैविंग कॉलोनियल माइंडसेट, हमारे दिमाग में आज भी क्या है, कॉलोनियल माइंडसेट है, हाउ इट इज। तो यही बात है कि यहाँ से आपको देखते हैं कि कॉलोनियलिज्म जो है कॉर्नवालिस के साथ शुरू होता है और बोलता है कि यस इट इज द कॉलोनी, और कॉलोनी के इनकम से ही बाकी पूरी कंपनी के जितने स्टाफ है, जितने लोग हैं, सबकी सैलरी वहीं से मिल जाएगी। तो सैलरी मिलना शुरू हो गया। अब आता है कि ब्रिटेन में शुरू होता है कि इतना बड़ा कंपनी का पावर हो गया, सो गुड, दे आर द बाबूज, हिंदुस्तान को लूट लिया इन लोगों ने, इतने बड़े बड़े महल बना लिए ब्रिटेन में, कंपनी के साधारण साधारण स्टाफ लोग, बाबू लोग आके, बाबू वर्ड इज इंडियन वर्ड, उन्होंने क्या बोला कंपनी के मुलाजिम को ब्रिटेन में, कि लिटरेचर में, लैंग्वेज में, ड्रामा में, मीडिया में, हर जगह बाबू, द इंडियन बाबूज हैज मेड द मैंशन इन दिस स्ट्रीट ऑफ द लंदन। तो मजाक उड़ाते थे लोग, है ना, कि बहुत पैसा कमा, नहीं होता कि आज भी मान लीजिए कि आपके गांव में पंजाब से कोई पैसा कमा के आ जाता है, घर बनाता है, अरे पंजाबी मजदूर है, ये कोई खानदानी थोड़ी है ना। बहुत सारे लोग होते जरी का काम करके बहुत पैसे कमा ले, अरे कुछ नहीं, वहाँ जरी का दुकान खोले हुआ लुधियाना में, अरे लुधियाना में वैसे दर्जी बन के गया था, आज फैक्ट्री हो गया, तो बोलता बहुत बड़ा आदमी हो गया। इन द सिमिलर वे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट थे, जब ब्रिटेन में उनको उसी तरीके से हिकारत से देखते थे, बोलते थे उनकी मोनोपोली बंद होनी चाहिए, हम लोग भी ब्रिटेन ट्रेड करेंगे, वी आर द कल्चर्ड पीपल। और यही हुआ, ट्रेड मोनोपोली एबॉलिश हुआ। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला कि नहीं भाई, चाय का ट्रेडिंग तो वही करेंगे, क्योंकि चाय जो है बंगाल में, आसाम में चाय का रोपने का सिस्टम वही लाए थे। और चाइना में जो ओपीएम है, जो ओपीएम मेनली कहाँ से जाता था, पटना से जाता था। तो पटना कॉलेज है, वहाँ पर देखिएगा ओपीएम का गोडाउन है, तो वहाँ से जाता था ओपीएम। तो ओपीएम का ट्रेडिंग चाइना के साथ वही करेंगे। तो ये दो काम इनका मोनोपोली दे दिया। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है, ट्रेड मोनोपोली, है ना, कब खत्म हुआ, ये पूछा गया, याद रखना पड़ेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका काम यही है कि मैं जो आपको किताब दूंगा, उसी किताब से 100% क्वेश्चन मिलेंगे। कि दो पार्ट में हम पढ़ाते हैं, एक पार्ट है स्टैटिक, दूसरा पार्ट है डायनेमिक। तो आपको जो भी स्टैटिक के 100% क्वेश्चन आपको बुक से ही आएंगे, और डायनेमिक का जो मैं बताऊंगा वो कहाँ से आएंगे, न्यूज़पेपर एनालिसिस से, जो हम व्यूज ऑन न्यूज़ की बात करते हैं, जो मैं हर दिन आपको पढ़ाऊंगा। तो दो जगह से मिलाकर आपका 100% क्वेश्चन आपके पकड़े जाएंगे। तो ये आपको देखना होगा। चार्टर एक्ट के बाद हम देखते क्या है कि भाई क्रिश्चियन मिशनरीज का डोमिनेंस हो गया, बता ही दिया। वेस्टर्न एजुकेशन, कॉलोनियलिज्म शुरू हो गया ना, 1800 आते आते शुरू हो गया कि वेस्टर्न एजुकेशन इज बेटर, इंडियन एजुकेशन नथिंग, कुछ है ही नहीं सिस्टम। मैकॉले आएंगे, मैकॉले बोलेंगे कि वी आर द सुपीरियर, दैट शुड बी स्टैब्लिश्ड, वी वांट इंडियन टू बी अ क्लर्क, अच्छे क्लर्क हमको मिलने चाहिए, हम एम्प्लॉयमेंट देंगे। और जो मैकॉले सिस्टम ऑफ एजुकेशन अभी तक भी उसके रिलिक्स दिखते रहते हैं। टैक्सेशन पावर, लोकल पावर, गवर्नमेंट को उन्होंने पावर दे दिया। नाउ उसके बाद आता चार्टर एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। चार्टर एक्ट आ गया। पहला चार्टर कब था, वो चार्टर आया था आपका 1600 में, जब कंपनी स्टैब्लिश हुआ। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, ये चार्टर आपका चार्टर एक्ट 1813 कॉलोनियलिज्म के साथ शुरू होता है। चार्टर एक्ट 1793, तो 1793 जैसे ही 1800 शुरू होने को है, चार्टर एक्ट शुरू हो गया। एक क्वेश्चन आ सकता है कि चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813 एंड चार्टर एक्ट 1833, आर यू गेटिंग द पॉइंट। ये आपको क्वेश्चन आएंगे। फिर लास्ट में क्या होगा, जस्ट सिपाही म्यूटिनी से पहले एक और हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1853। तो 1793, 1813, 1833, 1853 और चार्टर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। तो ये चार्टर एक्ट जो आता है, इसमें क्या होता है कि फाइनल स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करता है। इसमें क्या करता है, इलेवेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1833 में गवर्नर कौन आएंगे भाई, विलियम बेंटिक,
लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय, कॉन्टेम्पररी। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक, 5 साल का टेन्योर है, दोनों रह रहे हैं, है ना। ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी रहे, बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी रहे। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, किसके कॉन्टेम्पररी है? राजा राम मोहन राय के। हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में याद रखिएगा, ठीक है। बोला कि भाई ये इनको ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर दे दिया गया, लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन किया गया कि सभी चीज पावर इनके पास आ गया। इन्होंने एजुकेशन में मैकॉले रिपोर्ट को लाने की बात किया, सती प्रथा का निर्मूलन किया और सिविल सर्विसेज का प्रपोजल दिया, हालांकि लागू नहीं हो पाया, लेकिन सिविल सर्विसेज जो कॉवेनेंटेड सिविल सर्विसेज कहते हैं, जो IAS एंड एलाइड सर्विसेज जो है वो शुरू किया। और चार्टर एक्ट ऑफ 1853, तो सेपरेशन ऑफ फंक्शंस। अब 1853 वाज द फाइनल थंबनेल, वहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसने लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग कर दिया गवर्नर जनरल का। गवर्नर जनरल का 2 पावर है कि एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन, लेजिस्लेटिव फंक्शन, और वहाँ पर थोड़ा सा जो है मिनी पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट ले आया गवर्नर जनरल के साथ, ताकि इंडियन रिप्रेजेंटेशन आने लगे, क्योंकि इंडिया को रूल करना है तो इंडियन रिप्रेजेंटेशन आएगा। झांसी है, सतारा है, लखनऊ है, सब जगह उनको रूल अप करना है, तो कंपनी का रूल को बढ़ाना है, तो किसको लेना होगा? वहाँ के कुछ लोगों को अपने पावर में लेना पड़ेगा। और 6 न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स को उन्होंने अपॉइंट किया। इट मीन्स दैट 1853 वाज अ मिनी पार्लियामेंट टाइप ऑफ द सिस्टम। ओपन सिविल सर्विसेज कंपटीशन ला रहे हैं, किसके अंदर में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया जो है कब आया, क्राउन के टाइम में कि ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में। तो ये आपको, एंड ये रूल को जो एक्सटेंड कर दिया, दैट एक्सटेंडेड द कंपनी रूल विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम फ्रेम, और बोला कि ये जो है काफ़ी दिनों तक चलेगा। हालांकि ब्रिटिश पार्लियामेंट इज ऑल सुप्रीम, लोकल रिप्रेजेंटेशन को काफ़ी इम्प्लीमेंट किया। हम लोग क्या देख रहे हैं अभी तक? हम लोग अभी तक देख रहे हैं कि सेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस में थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन हम लोग अगल बगल से ले रहे हैं। चार्टर एक्ट 1853 तक आपका काम क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, डिफरेंट चार्टर एक्ट, इस सब को छोटा छोटा सा एक बार पढ़ लीजिए, मुजमानी लिख लीजिए, कॉन्टेम्पलेट कीजिए, आंख बंद करके सोचिए क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। कॉन्टेम्पलेशन जब आप करते हैं अपने किताब के साथ और फिर इसको जो राइट डाउन कर लेते हैं, तो आपको यकीन मानिए वहाँ से क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आएंगे आफ्टर 1858। माय डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम लोग हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया की बात कर रहे थे, संविधान का जो फ्रेमवर्क बना, उसमें 2 पार्ट की बात की है। एक बात किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी बात करेंगे हम क्राउन। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है हिस्ट्री में कि सिपाही म्यूटिनी के मेन कारण क्या थे, व्हाट वेयर द मेन कॉज फॉर द सिपाही म्यूटिनी। तो उस समय आपको देखना होता है कि डलहौजी के कौन कौन से थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वगैरह को देखना पड़ेगा। हु वेयर द गवर्नर जनरल, 2 कॉन्टेक्स्ट में आप हिस्ट्री में याद कीजिएगा, एक बिफोर द सिपाही म्यूटिनी एंड आफ्टर सिपाही म्यूटिनी हु वेयर द वायसराय। लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वायसराय एंड द लास्ट गवर्नर जनरल। ये आपको कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बात करते हैं। एनीहाउ वी आर कमिंग टू द मेन थीम कि 1853 के एक्ट को याद रखिएगा। आपने लिखा होगा अभी हमने बोला था पिछले क्लास में कि आप छोटे छोटे नोट जरूर बनाइए, कॉन्टेम्पलेट कीजिए। 1853 के ही एक्ट से, चार्टर एक्ट से आपको सिपाही म्यूटिनी दिखता है और बाद में क्राउन अपने कंट्रोल में ले लेता है। क्राउन जो अपने कंट्रोल में लेता है, इसमें आपको इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव हमको देखना होगा। हम इसको बड़ा कर देते हैं, ये जो पिक्टोग्राफिक जो रूल है इसकी बात हम करते हैं कि ये जो आपको देखेगा कि द क्राउन रूल 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858, यहाँ से क्राउन का रूल होता है 1947 में। क्राउन यहाँ से जब चले जाते हैं तब की बात हम कर रहे हैं। इनेक्टेड इन द वेक ऑफ 1857 रिवोल्ट, सिपाही म्यूटिनी। हमने बोला है सिपाही म्यूटिनी के पीछे के कौन कौन से मुख्य कारण होते हैं, ये आपको देखना होगा। नोन फॉर द, इस एक्ट को पहली बार में बोला फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को
ख़त्म कर दिया इंडिया से, और पावर कहाँ ट्रांसफ़र हो गया? डायरेक्टली टू द ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन, डायरेक्ट क्राउन रूल। अब हर मैजेस्टी विल डायरेक्टली रूल इंडिया। नॉट द पिक्चर में आपको इंडिया जो दिख रहा है दैट इज दी हाइपोथेटिकल। एक्चुअली पाकिस्तान, बांग्लादेश दोनों उस समय इंडिया के ही पार्ट होते थे। बिसाइड द प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स को अब ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाने लगेगा। बिकॉज क्यों? व्हाट आर द रीजन? क्योंकि प्रिंसली स्टेट जो है, जो सिपाही म्यूटिनी में काफ़ी हद तक ब्रिटिशर्स को काफ़ी सारे प्रिंसली स्टेट ने मदद भी किया था। ये आपने हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में पढ़ा होगा। वायसराय आते हैं लॉर्ड कैनिंग, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से उनका नाम हो गया गवर्नर वायसराय ऑफ इंडिया। डबल गवर्नमेंट जो पहले था, पहले कंपनी में किस तरह के रूल थे? एक था आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मतलब बिजनेस, बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब पॉलिटिकल। तो इसको दोनों को ख़त्म कर दिया। एक तो ये पर्सपेक्टिव आपको दिखा। दूसरा चीज़ यहाँ पर दिख रहा है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो कहाँ रहेंगे? अब लंदन में रहेंगे, न्यू ऑफिस। और सेक्रेटरी जो है ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर भी रहेंगे, मतलब कि वो कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा रहेगा। बिकॉज इंडिया से काफ़ी रेवेन्यू आता है, बिकॉज इंडिया से काफ़ी रेवेन्यू आता है, दैट्स वाई इट इज़ रिटन दैट कि ये जो न्यू ऑफिस जो है सेक्रेटरी एज ए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट। आपको क्या करना है? अपनी किताब को खोल लेना है। और मैं क्या कर रहा हूँ? आपको किताब से ही पढ़ा रहा हूँ, सो दैट कि बुक की पढ़ाई और सब मिलके आपके माइंड में एक प्रॉपर इम्प्रेशन पड़ेगा, और आप इसे कॉन्टेम्पलेट करेंगे, लिख लेंगे, तो पीटी में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। काउंसिल ऑफ इंडिया बनता है, 15 मेंबर एडवाइजरी काउंसिल बन जाते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लंदन में मदद करने के लिए। जैसे दादा भाई नौरोजी वगैरह भी इसके मेंबर हो चुके हैं। 15 मेंबर का, इसमें इंडियन रिप्रेजेंटेटिव भी है। और मेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एक मेंबर, एक बोर्ड ऑफ गवर्नर की तरह बोर्ड की बैठते थे, जो कि पूरा का पूरा डिसीजन लेते थे। तो इसका मतलब है कि जो क्राउन का रूल जो आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, उसके सैलिएंट पॉइंट्स इस पिक्चर में क्लियर है। इफ़ यू रीड इट यू विल फाइंड द सेम थिंग हियर ऑल्सो। ठीक है। 1858 के बाद तुरंत बाद इनको लगा कि कुछ और भी चेंज लाने होंगे, और उन्होंने क्या लेके आया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। क्योंकि उनको लगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए यू नीड द इंडियन कॉपरेशन ऑल्सो, भारतीय लोगों को इसमें कॉपरेट करना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स को लगा। और उन्होंने क्या किया कि वायसराय अपने काउंसिल में नॉन ऑफिशियल इंडियन मेंबर्स को रख सकते थे। इसमें राजा ऑफ बनारस को रख लिया, बनारस के राजा। वैसे राजा को रखेंगे जो उनकी बात मानते हो, क्योंकि अभी तुरंत सिपाही म्यूटिनी हुआ है। लखनऊ में हजरत महल ने काफ़ी बड़ा रिवोल्ट कर दिया, राजा बनारस ने उनको मदद किया। दिल्ली में काफ़ी मतलब कि जो है बहादुर शाह जफर विरोध कर दिए। पंजाब में लोगों ने उनको मदद किया। तो इस तरह के लोगों को उन्होंने मदद के लिए रखा कि भाई राजा बनारस, महाराजा पटियाला, दिनकर राव, इन लोगों को अपने काउंसिल का मेंबर बना दिया, नॉन ऑफिशियल को, सो दैट दे कैन टेल कि इस तरह का प्रॉब्लम फिर से ना आए। और जब ऐसा व्यवस्था करेंगे, व्हेन दे विल मेक दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, तो क्या करेंगे वो कुछ लोगों को ज़्यादा पावर देंगे। डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे 1861 में। 1858 में भी डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ा किया था, लेकिन और ज़्यादा कर दिया। और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाते हैं बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस मतलब कि पंजाब प्रोविंस जो है वहाँ पर। उसके बाद ये पंजाब में, फिर पंजाब के ऊपर का बलूचिस्तान एरिया में। और बताया कि वायसराय जो है वो जरूरी नहीं कि हर चीज़ जो है ब्रिटेन से ही पूछा जाए, कुछ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दे दिया। पूछेगा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? दिस इज ए करेक्ट स्टेटमेंट कि 1861 में। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव हो जाता है। तो ये दो जो आपके एक्ट हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, ये दो एक्ट आप एक साथ समझ लीजिए। नाउ देयर इज अ बिग गैप। इसमें काफ़ी सारे गवर्नर जनरल्स आते हैं, जो गवर्नर जनरल वायसराय जाते हैं। कुछ वायसराय जैसे लिटन वाज रिएक्शनरी 1892 के पहले, पंजाब का, सिंध का वार, अफगानिस्तान वार, ये सब इसी बीच के पीरियड का टाइम है जिस पीरियड में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देन दे
feel that there should be one Indian Council Act 1892। 1892 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट जैसे शुरू होता है, 1885 में किसकी स्थापना हुई है? कांग्रेस की स्थापना हुई है। कांग्रेस वाज नोन एज दी सेफ्टी वाल्व थ्योरी। क्यों भाई? 1857 के म्यूटिनी में ब्रिटिशर्स को तो पांव उखड़ गए थे, उनको तो भागना पड़ रहा था। चूंकि उनको भागना पड़ रहा था, इसीलिए अब वो ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि हम यहाँ पर स्ट्रेंथन कर लें, और क्या करें, इंडियन को धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन में ला रहे हैं। तो इंडियन काउंसिल एक्ट में भी यही करेंगे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के पावर को बढ़ा देंगे और इसको सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों में उनको नॉमिनेट करने लगेंगे, और इनका फंक्शन को एक्सपैंड कर दिया। लेजिस्लेटिव काउंसिल पावर टू डिस्कस द बजट, ये भी पावर दे दिया। इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात किया कि वायसराय का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल काउंसिल, इसमें जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात को करने लगे हैं। किसकी बात करने हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात करने लगे हैं। तो ये आपका हो जाता है 1892। नाउ वी हैव टू कम इन द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का भारत, ब्रिटिश कंट्रोल। 1892 तक हम लोग देख रहे हैं कि ब्रिटिशर्स आर स्टिल हैविंग द प्रॉब्लम कि 1857 का जो म्यूटिनी है, जो रिबेलियन है, जो रिबेलियस अप्रोच है, वो इंडिया का फिर से बाहर ना जाए, फिर से ऊपर ना आ जाए, फिर से सरफेस पर ना आ जाए। दे आर हैविंग द फियर ऑफ 1857 म्यूटिनी। 1857 का गदर, सिपाही विद्रोह, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, उसका इम्पैक्ट दिख रहा है, और इस इम्पैक्ट के तहत कांग्रेस की भी स्थापना हुई है। लोगों के वॉइस को सुनने की बात होने लगी है। 1892 में उन्होंने थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन की बात करने लगे, इनडायरेक्ट इलेक्शंस की बात करने लगे। अब आ गया है 1900 प्लस, मीन्स 20th सेंचुरी। यू नो वेरी वेल कि 1947 में तो इंडिपेंडेंस आया, तो 1947 में क्या हो जाएगा? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो 1947 विल बी नोन एज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडिपेंडेंस आ गया। बिफोर दैट कॉन्स्टिट्यूशंस का एक कार्बन कॉपी कहते हैं हम लोग, 1947 का कॉन्स्टिट्यूशन जो बना 1935। 1935 के पहले एक लैंडमार्क आएगा 1927, जब साइमन कमीशन इंडिया में आया है। 1927 से पहले का प्रिकर्सर है 1919 एक्ट, और 1919 एक्ट के पहले आ जाएगा 1909। 1892 के बाद अगर हम देखें डिफरेंट लैडर्स, तो फर्स्ट इज 1909। 1909 वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं। इसमें जब कभी भी हम नाम लेते हैं तो हु आर द टू इंपॉर्टेंट पर्सन? वन इज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अनदर इज द वाइसराय। इन दोनों का नाम लेते हैं, इन्हीं के नाम से एक्ट बना। 1919 अगेन द सेम थिंग, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मॉन्टेग सेक्रेटरी, चेम्सफोर्ड वाइसराय। 1919 उसके बाद 1927 इसी एक्ट का वेदर इट इज इफेक्टिव और नॉट इन द सीन 1909 से लेके 1919 के बीच में हु हैज कम इन इंडिया? गांधी। गांधी जी केम फ्रॉम अफ्रीका टू इंडिया, ही इज ऑन द सीन। 1919 एक्ट के साथ देखा गया कि गांधी का इम्पैक्ट क्या है, और ये सब समझने के लिए कौन आ रहा है? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का इंडिया में क्या बोला? साइमन गो बैक, साइमन पीछे जाओ, जाओ वापस जाओ, ब्रिटेन जाओ। वाई? बिकॉज साइमन कमीशन के जो 7 मेंबर हैं, वो 7 में कोई इंडियन नहीं है। तो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, पूरा देश बोल रहा है, सभी लोग बोल रहे हैं कि साइमन वाई यू हैव कम इफ देयर आर नो इंडियंस इन योर कमीशन, तो जो गो बैक। साइमन जाते हैं, बोलते हैं कि इंडिया में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेमोक्रेट शुड बी देयर। डायरकी जो कहते थे, 2 प्रोविंस, सेंट्रल और प्रोविंशियल, उसको खत्म करो। देयर शुड बी टोटल रिप्रेजेंटेशन,
और रिप्रेजेंटेशन में वो लोग बोलते हैं कि सबके रिप्रेजेंटेशन में डिप्रेस्ड क्लास एक नया क्लास की बात करते हैं साइमन। किसका इंपैक्ट है डिप्रेस्ड क्लास के साथ? डिप्रेस्ड क्लास के साथ बाबा भीमराव का है, बाबा साहब अम्बेडकर का। तो अम्बेडकर इन्फ्लुएंस हैज कम, तो गांधी एंड अम्बेडकर के बीच में क्लैश होगा। 1927 और 1935 के बीच का पीरियड है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस साइमन के साथ शुरू होता है। मैं आपको क्यों ये बातें कर रहा हूँ? वाई आई एम टीचिंग यू हिस्ट्री। यूपीएससी सब्जेक्ट डोमेन को बांटता नहीं है। हिस्ट्री का क्वेश्चन पॉलिटी में, पॉलिटी का क्वेश्चन हिस्ट्री में। कंसेप्ट की बात करता है। उनके आप देखिएगा जो रहेंगे, जो 4 ऑप्शंस की 1 2 3 करेक्ट, 2 3 करेक्ट, ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, ये जो ऑप्शंस होते हैं ये पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बात करता है। तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है कि कंसेप्ट अगर नहीं होगा तो वहाँ पर आप पढ़ा हुआ नोट्स जो है काम नहीं आएगा। तो वाई आई एम टेलिंग यू, यू रीड बुक, आई विल प्रोवाइड यू द बुक। 100% क्वेश्चन उन्हीं बुक से आएंगे। 2 पार्ट होते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक। डायनेमिक वहीं से आएगा जो मैं आपको न्यूज़पेपर का एनालिसिस कराऊंगा, वहाँ से डायनेमिक आएंगे। तो डायनेमिक और स्टैटिक मिला के कंसेप्ट पे क्वेश्चन आएगा। एक ही बुक को बार बार पढ़ना है, एक ही जगह पर रह के अच्छे से अपने स्टडी टेबल पे पढ़ना है। आपका स्टडी टेबल और आपका बेड दोनों अगल बगल ही होना चाहिए, ताकि आप स्टडी टेबल पे बैठ के थक जाओ, बेड पे जाके कंटेम्पलेट करो, बेड पे जाके वज्रासन में बैठो, सोचो क्या पढ़ा है, फिर बेड पर से उठो, फिर जाके स्टडी टेबल पे बैठो। फिर आपको अगल बगल का जगह ऐसा होना चाहिए जहाँ कि आप थोड़ा चक्रमन कर लो, घूम लो, नहीं तो योगा कर लो। दैट शुड बी द वे। यूपीएससी इज वन मैन जर्नी, सिंगल मैन जर्नी। कंपटीशन इज विथ योर सेल्फ ओनली। कंपटीशन सिर्फ आपको अपने से है, तो आपको खुद से देखना है। तो किससे कंपटीशन है? कंपटीशन खुद से है। जगह कौन सा है? जगह खुद का है। किताब कौन है? वही एक किताब है। मेंटर कौन है? एक ही मेंटर है। देयर शुड बी कोहेरेंस। 1935 से पहले 1927, 1919, 1947 तो बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया है। इन सभी बैकग्राउंड में एक चीज़ जरूर क्लियर दिखेगा कि वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडियंस, इसकी बात धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लाइक 1932 अंबेडकर, गांधी जी, रामसे मैकडोनाल्ड अवार्ड, पूना पैक्ट, एरावदा जेल, दीज आर द कीवर्ड्स। दिखेगा कि अब बात हो रही है कि नॉट ओनली द क्रिश्चियंस, नॉट ओनली एंग्लो इंडियंस, नॉट ओनली सिख एंड मुस्लिम्स, नाउ डिप्रेस्ड क्लास शुड ऑल्सो गेट रिप्रेजेंटेशन। ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की बात हो रही है, करेक्ट? बिकॉज अभी क्या हो रहा है, वर्ल्ड लेवल इकोनॉमी में फर्स्ट वर्ल्ड वार इज ओवर। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद रामसे मैकडोनाल्ड वगैरह दिख रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 44, तब आपको दिखेगा इंडियन इंडिपेंडेंस। बिफोर दैट यूरोप में डिफरेंट पावर्स आर कमिंग। जर्मनी अलग, इंग्लैंड अलग। जर्मनी के साथ जापान जुड़ता है, इटली जुड़ता है, इंग्लैंड के साथ अदर कंट्री जुड़ते हैं। तो वहाँ भी जो है एक 2 तरह के एक्सिस पावर, एलाइड पावर। सो दिस ऑल इम्पैक्ट आर बीइंग एक्सपीरियंस्ड इन इंडिया। ये सब मेंस में लिखना पड़ता है, ये सब इंटरव्यू में बतानी पड़ती है इन सब बातों को। कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ओके। अब हम लोग सैलिएंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मॉरली रिफॉर्म्स, द सेम थिंग। मॉरली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मिंटो वाइसराय। काउंसिल साइज क्या होगा? ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज कर जाएगा। 6 to 60 मेंबर, 16 to 60 मेंबर हो जाएगा। पहले 16 थे, अब 60 हो जाएंगे। नॉन ऑफिशियल रिटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट अलाउड नॉन ऑफिशियल मेजोरिटीज इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। प्रोविंस मीन्स कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म। डिलिबरेटिव फंक्शन enlarged, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। एग्जीक्यूटिव काउंसिल बढ़ गए, सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया, पहली बार किया। किसके लिए भाई? इसमें डिप्रेस्ड क्लास हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन पूछेगा। डिप्रेस्ड क्लास इसमें नहीं है। 1909 कौन नहीं है? बाकी सब हैं। तो इसमें मुस्लिम्स हैं,
सिख हैं, सभी हैं, लेकिन ये नहीं है। और प्रोवाइडेड सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया, किसके लिए? तो प्रेसिडेंसी के लिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, जमींदार के लिए। अभी 1916 वेरी इंपॉर्टेंट, 16 में क्या आ गया? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU। दिख रहा है कि ब्रिटिश लोग चाह रहे हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करे, ये दिख रहा है। नाउ केम द 1919, मीन्स वर्ल्ड वार के कॉन्टेक्स्ट में दिख रहा है। यहाँ पर ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इंडिया के लोगों को कहाँ ले जाना है? वार एफर्ट में ले जाना है इंडियन सोल्जर्स को यूरोप में लड़ने के लिए। तो व्हाट दे विल वांट? दे विल वांट द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। और कौन आते हैं इसमें? मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड। और डिमार्केट कर देते हैं दो तरह का सब्जेक्ट्स को, सेंट्रल कंट्रोल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, मीन्स डायरकी। डायरकी इन प्रोविंसेज आ जाता है, और डायरकी में क्या होता है? दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, एक रिजर्व सब्जेक्ट्स। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स का मतलब क्या होगा? पेटी मैटर्स, साफ सफाई वगैरह। तो एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स। रिजर्व में क्या हो जाएगा? ये आपका रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा फॉरेन रिलेशंस, इकोनॉमिक्स, मिलिट्री पावर। बाइकैमरलिज्म आ जाएंगे, मतलब कि फेडरल राज्यसभा लोकसभा का कंसेप्ट यहीं से आ रहा है 1919 में। ये सब BPSC का क्वेश्चन बन जाते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट का कंसेप्ट कब आया। लाइक bicameralism and direct elections, introduced bicameralism and direct election in the country for the first time. Indian Legislative Council was replaced by a bicameral legislature consisting the upper house, means Raj Sabha, and the lower Sabha. So 1919 is the precursor of lower house and the upper house. पार्लियामेंट के दो पार्ट, राज्यसभा और लोकसभा। और ये जो आपको दिख रहा है, देन दी कॉमनल रिप्रेजेंटेशन, एक्सटेंडेड सेपरेट इलेक्टोरेट, सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियंस, इस सबको ले आया। अभी डिप्रेस्ड नहीं आया है, डिप्रेस्ड आएगा 1932 में। टू असेस दैट हाउ दिस वन इज फंक्शनिंग, 1919 एक्ट का क्या इम्पैक्ट आया 10 साल के बाद। 1919 के बाद 10 साल के बाद इसका असेसमेंट देखने की बात हो गई। तो कब इसका असेसमेंट होगा? 1929 में। 29 से 2 साल पहले 1927 में साइमन कमीशन आ जाता है। जॉन साइमन, 7 मेंबर्स, स्टैट्यूटरी कमीशन, मीन्स पार्लियामेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ कमीशन। स्टैट्यूटरी वर्ड का मतलब क्या हुआ? पार्लियामेंट के द्वारा। जॉन साइमन है, और जब इंडिया में आए तो देन देयर वाज बाइकॉट ऑफ द साइमन, साइमन गो बैक, बाइकॉट। इट रिकमेंडेड द एबोलिशन ऑफ डायरकी, इसने ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एंड द रिजर्व सब्जेक्ट, इसको बंद करने की बात किया। अनएस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरेशन, और एक फेडरल सेटअप की बात किया, इंक्लूडिंग द प्रिंसली स्टेट, साइमन ने। और 1932 में उसी में ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडोनाल्ड, उनको कन्विंस किया कि इंडिया में इवन अमॉन्ग द हिंदूज देयर आर 2 ग्रुप्स, वन इज रूलर्स, अनदर इज डिप्रेस्ड। एक डोमिनेंट कास्ट है और एक जो है वीक कास्ट है, डिप्रेस्ड कम्युनिटी है, मीन्स दलित, शेड्यूल कास्ट जिसको हम आज कहते हैं। उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट। गांधी टोल्ड नो, डोंट डिवाइड द हिंदूज, यू आर डूइंग द डिवाइड एंड रूल, डोंट डिवाइड द हिंदूज, दे आर आवर पार्ट, हम लोग उनको अपलिफ्ट करेंगे। अंबेडकर बोले नहीं, द डिप्रेस्ड कम्युनिटी आर ऑल टुगेदर डिप्रेस्ड फॉर द सेंचुरीज, दे नीड देयर रिप्रेजेंटेशन। क्लैश हो जाता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, गांधी विल नॉट गो, गांधी गए ही नहीं, फर्स्ट में नहीं गए। देन व्हाट हैपेंड कि रावदा जेल में गांधी हैं और गांधी ने फास्ट एंड टू डेथ कर दिया कि ये मैं नहीं मानता,
नो रिप्रेजेंटेशन ऑन दिस बेसिस द कॉमनल अवार्ड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। और गांधी 21 दिन तक उपवास कर लिए। देश में लगने लगा कि गांधी का डेथ हो जाएगा। 21 दिन का फास्टिंग। उस समय सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन कांग्रेस का जो चैनल था हर गांव में बहुत स्ट्रांग था। कांग्रेस सेवा दल सुबह सुबह उठ के पूरे गांव में घूम के एक प्रभात फेरी करते थे। प्रभात फेरी मतलब घूमना गांव में। 4 बजे सुबह में उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ को शोभत है, जो शोभत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। मतलब कि दे वेर अवेकनिंग द इंडियन मासेज। वो लोग इंडियन मास को जगा रहे हैं कि जागो, नाउ द टाइम हैज कम, यू हैव टू डू समथिंग। सुराज लाना है। फिर दूसरा गाना जन सुराजी आवत है, जन सुराजी आ रहे हैं, जन सुराज लाएंगे। तो इस तरह के गाने सब लिखे गए थे काफ़ी, जो कि सुराजी लोग गाते थे, जन सुराजी कहते थे उसको। गांधी का सुराज एक कंसेप्ट आपको पॉलिटी में पूछा जाता है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सुराज एज पर गांधी, ये पूछा जाता है। इट वॉज योर ओन अवेकनिंग। गांधी अपने अवेकनिंग को सुराज कहते हैं, सेल्फ रूल ऑन योर सेल्फ। तो ये जो कॉन्सेप्ट जो है, तो लोग जनसुराजी लोग गांव गांव में फैला दिया कि गांधी जी का 4था दिन का उपवास है, 4 दिन से कुछ खाए पिए नहीं। अब जो है सो गांधी जी का 7वां दिन है। बाद में गांधी जी थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा पानी लेने लगे, नींबू डाल के। दिन भर में 1 गिलास ले लेते थे। गांधी जी को अब सलाइन वाटर भी चढ़ाने की बात होने लगी। डॉक्टर डेली जाते थे। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। अब अंबेडकर के ऊपर में बहुत मोरल प्रेशर पड़ जाता है। गांधी विल नो मोर, एवरीबॉडी विल लैमेंट, ड्यू टू हिम गांधी डाइड। अंबेडकर जाते हैं रावदा जेल में, मान जाते हैं गांधी की बातों को। और गांधी की बात को मान के गांधी बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन शुड बी देयर फॉर द डिप्रेस्ड, बट देयर शुड बी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर दैट, नॉट सेपरेट इलेक्टोरेट। और आज क्या देखते हैं कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी दलित के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। दैट वाज द गांधीज आइडिया। ओके, तो कॉमनल अवार्ड का मैंने बैकग्राउंड बता दिया। पूना पैक्ट एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल, सेकेंड एंड थर्ड पढ़ लीजिएगा हिस्ट्री की किताबों से। ये जो पेजेज हैं, ये पेजेज आपको जो है फर्स्ट चैप्टर का मेरा बुक आप पढ़िएगा और आप देखिएगा कि द सेम बुक and the same this whatever I'm teaching the books, I'm teaching what, I'm teaching you the book so that कि जब जाए तो आपको एक पिक्चर इमेज बने। और हमने क्या कोशिश किया है कि किताब के हर पेज पे पिक्चर इमेज दे दिया जाए ताकि आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाए। नाउ कम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में कि हाउ विल यू असेस द 1935 एक्ट, वेदर इट इज प्रिकर्सर ऑफ द गवर्नमेंट का जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यस, माना जाता है। इट वॉज वेरी डिटेल्ड, बहुत डिटेल था। लेंदी है, लिखा है, पहला वर्ड हमने क्या लिखा है, इट वॉज ए लेंदी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंटिंग द सेकेंड मेजर माइलस्टोन टुवर्ड ए कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, नॉट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। 1919 में क्या बात कर रहे थे, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। 1935 में क्या बात कर रहे हैं, कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ऑल इंडिया फेडरेशन, डिवाइडिंग पावर बिटवीन द सेंटर एंड द फेडरल स्टेट, और कंकरेंट लिस्ट। अभी कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिखता है कंकरेंट लिस्ट, वो कि कहाँ है, 1935 एक्ट। रेसिडुअरी पावर कहाँ पर है, रेसिडुअरी पावर लाइज विद द सेंटर। वहाँ पर किसको देगा, वाइसराय को। प्रोविंस को क्या देगा, ऑटोनॉमी। डायरकी कहाँ रहेगा, सेंटर में, अपर हाउस लोअर हाउस। प्रोविंशियल बाई कैमरलिज्म, मतलब कि हर स्टेट में 2 दोहरा, एक होगा विधानसभा विधान परिषद। लाइक बिहार में किस किस स्टेट में लागू किया गया, पीटी का क्वेश्चन हो सकता है। बंगाल में, बॉम्बे में, मद्रास, बिहार और आसाम में, यूपी, यस यूपी, इन जगहों पर। तो ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देन व्हाट हैपेंस, वर्ल्ड वार 1939 वेरी इंपॉर्टेंट।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ही वेंट टू जर्मनी, फ्रॉम जर्मनी ही मेड पैक्ट विद दी जर्मनी, जापान एंड इटली। जापान से फिर वो अटैक करना शुरू कर दिए, जापानीज जापान के कोऑपरेशन से, बर्मा के रूट से, अंडमान में आ गए, मणिपुर में आ गए। ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई खतरा ज़्यादा है, इंडिया से में खतरा ज़्यादा है, तो कुछ सुभाष चंद्र बोस उधर से अटैक कर रहे हैं। इधर इंडिया में क्या हो रहा है, 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी ने शुरू कर दिया। तो अंदर से बाहर जाने का और बाहर से अटैक होने का, ब्रिटिशर्स परेशान होगा कि नहीं। अब ब्रिटेन की क्या स्थिति हो गई, ब्रिटेन के मैक्सिमम पॉपुलेशन अपाहिज हो गया लड़ाई में, ब्रिटेन पूरा अंडरग्राउंड जाना पड़ा, इतना बम्बार्डिंग होता था। ब्रिटेन की पूरी इकोनॉमी जा रही है कहाँ पर, तो युद्ध में जो लोग अपाहिज हुए हैं उनको इलाज कराने में। ब्रिटेन के ऊपर कर्ज हो गया अमेरिका का, और अमेरिका क्या चाहेगा, इंडिया बिग पॉपुलेशन, 30 करोड़ पॉपुलेशन, एक मार्केट चाहिए हमको इंडिया में माल बेचने का, इंडिपेंडेंट रहेगा तब तो माल बेचेंगे। प्रेशर करेगा अमेरिका ब्रिटेन को, इंडिपेंडेंट करो। इधर क्या हुआ, नेवी में ट्रायल शुरू हो गया, नेवी, इंडियन नेवी जब रिवोल्ट कर दिया। जो मेन पावर क्या है ब्रिटेन का, वो है आर्मी, नेवी, नेवी में विद्रोह हो गया। ब्रिटिश लोगों ने बोला कि नथिंग डूइंग। ब्रिटेन की इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी से खराब हो गई, जबकि कॉलोनी है ब्रिटेन का। लेकिन अगर देखा जाए तो हम जब एनालिसिस करते इकोनॉमी का, तो ब्रिटेन की इकोनॉमी ज़्यादा खराब है, इंडिया की इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी है। और इंडिया के अंदर में पावर लेने का होड़ मचा हुआ है, और यहाँ लड़ाई भी चल रही है। ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान दो, मुस्लिम लीग, इधर कुछ हिंदू महासभा बोल रहे हैं कि भाई हल्ला करो इसको, हमको दो। इधर कांग्रेस बोल रहा हम नहीं डिवाइड करेंगे, ब्रिटेन बोला जल्दी भागो, डिवाइड कर दो, माउंटबेटन प्लान आएगा और इंडिया विल बी डिवाइडेड। तो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। कहाँ से देख रहे हैं हम लोग, हिस्ट्री से। तो ये आपको हिस्ट्री की किताब से आप इसको जोड़ लीजिएगा। तो आई फील दैट ये जो पार्टीशन होता है, पार्टीशन वही 1947, 14 अगस्त पाकिस्तान, 15 अगस्त इंडिया। और ये जो है आपका बैकग्राउंड है इसका। इसी बीच में जब अब आज़ादी तो आनी ही है, आईएनए का ट्रायल चल रहा है, मर्चेंट जो आपके नेवी है, नेवी जो नेवल फोर्स है वो तो विद्रोह कर दी है, रिबेलियन हो चुका है। इंटरिम गवर्नमेंट बनाते हैं, बोलते हैं कि चलो भाई जवाहरलाल नेहरू को इंटरिम गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट बना दो, वाइस प्रेसिडेंट बना दो, इसको बोलो कि ब्रिटेन के साथ रिलेशन अच्छा रखना है। तो कॉमनवेल्थ गेम रिलेशन कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को, चूँकि ये हिंदू मुस्लिम शुरू हो गया था, राइट शुरू हो गया, होम दे दो, प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेशन करना है। राजेंद्र प्रसाद फ्रॉम बिहार, ही नो अबाउट द फूड एंड एग्रीकल्चर, उनको दे दो। जॉन मथाई को इंडस्ट्री एंड सप्लाई, जगजीवन राम लेबर, पूछा जाता है बीपीएससी में कि इसको क्या दिया गया। अंबेडकर को क्या दिया गया, कभी ये भी पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको दिखेगा कि इसमें अंबेडकर को नहीं दिया गया यहाँ पर, लेकिन तुरंत उसके बाद 1947 में अंबेडकर को लॉ दिया गया। तो ये जो है आपका लियाकत अली खां को फिनांस दिया गया, जो कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के रिप्रेजेंटेटिव इसमें। सी राजगोपालाचारी, एजुकेशन एंड आर्ट्स। तो ये आपका जोगेंद्र नाथ मंडल लॉ दिया गया, बिकॉज ही वॉज एन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। वो बाद में जाके शायद बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बनाया है। देन 1947 में कैबिनेट, इंडिपेंडेंट इंडिया बनाया गया, कैबिनेट बनाया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को 1947 में, अभी इलेक्शन नहीं हुआ, इलेक्शन कब होगा, 1952 में जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया प्राइम मिनिस्टर। सरदार वल्लभ भाई पटेल अगेन होम, राजेंद्र प्रसाद दिस वे, ये आप देख लीजिएगा। यूपीएससी का क्वेश्चंस का थोड़ा एनालिसिस कीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। लाइक 2024 देखा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कंसीडर द फॉलोइंग अमेंडमेंट कि इट प्रोवाइडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, प्रिंसली स्टेट। सही बात है, फेडरेशन की बात तो किया ही था उसमें। डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर। कैसे दे देगा भाई, डिफेंस और फॉरेन अफेयर तो हमेशा ब्रिटेन के अंदर में रहेगा, तो ओनली स्टेटमेंट 1 विल बी करेक्ट।
only one will be correct. You are finding that in the similar way. क्वेश्चंस दिया हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, आप देखिएगा बिल्कुल सिंपल, आप इस चैप्टर को अगर पढ़ लेते हैं तो यू विल फाइंड दैट ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है आपको। तो हम सोच रहे हैं कि चैप्टर 1 इज फिनिश्ड, नाउ वी विल कम टू चैप्टर 2 इन द नेक्स्ट क्लास। चैप्टर 2 जो है हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, कंसेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट जो है वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे, व्हाट डज इट मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। बट हियर यू आर फाइंडिंग दैट इफ यू रीड चैप्टर 1, मेक नोट्स, एनालाइज द क्वेश्चंस, यू विल फाइंड दैट दिस चैप्टर विल गेट फिनिश्ड। मेरा पर्पस यही है कि चैप्टर इज द बिल्डिंग ब्लॉक। चैप्टर आपका बिल्डिंग ब्लॉक है। पढ़ना क्या है, फिर मैं बार बार बोलूँगा, पढ़ना है बुक्स। बुक्स पढ़ने में आई एम ए गाइड, आई एम गाइडिंग यू हाउ यू कैन रीड द बुक्स। करना क्या है आपको, यू हैव टू राइट, बिकॉज यू आर अपियरिंग फॉर द ब्यूरोक्रेसी। कभी भी ब्यूरोक्रेसी का पहला साइन होता है कि जब वो पढ़ाई करता तो उसके हाथ में पेन होता है। पेन रखना जरूरी है, उसकी कॉपी खुली रहती है, पेन पे हाथ, पेन और कॉपी चलता रहता है। और पेन कहाँ रखना है, कॉपी के ऊपर, और कॉपी कहाँ रहेगा, ब्यूरो के ऊपर। ब्यूरो का मतलब क्या होता है, टेबल। आप अपने बिस्तर पर भी बैठे तो एक बिस्तर पर रखने वाला टेबल आता है, वो रख लीजिएगा। एक आता है टेबल छोटा सा जिसपे पैर फंसा सकते हैं, टेबल रख सकते हैं, वो टेबल रख लीजिएगा। टेबल के ऊपर क्या रहेगा, देखिए द टेबल, और टेबल के ऊपर रहेगा आपका, देखिए द टेबल, सपोज है ना, देखिए द टेबल। इस टेबल के ऊपर में कॉपी रहेगा और इसके ऊपर में पेन रहेगा। और आप इसको मोबाइल से सुनिए, लैपटॉप से सुनिए, आप जो है वीडियो सुनिए, और सुन के किताब का पेज पलटते जाइए और कॉपी से लिखते जाइए, पॉज कर करके लिख लीजिए। along with me read the books, after my class over again read the books।